तो लास्ट क्लास में हमने पैराबोला खत्म कर लिया था, उसके क्वेश्चंस देखे थे कुछ। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलिप्स। ठीक है, तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे कॉनिक सेक्शन के अंदर। तो इलिप्स में क्या होता है, जैसा हमने सर्कल के अंदर देख लिया है, सर्कल के अंदर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है। पैराबोला के अंदर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड लाइन होती है। अब जो तीसरा इलिप्स है उसके अंदर दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। ठीक है, इलिप्स के अंदर दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। एंड लास्ट वन हाइपरबोला, वो अभी बता नहीं रहा हूं, जस्ट उसके अंदर भी दो ही फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। ठीक है, जस्ट थोड़ी इलिप्स एंड हाइपरबोला की कंडीशन अलग होती है थोड़ी सी। तो क्या होता है इलिप्स के अंदर, इलिप्स के अंदर दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब सिचुएशन कि इलिप्स क्या होता है। तो इलिप्स क्या होता है, इलिप्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। अभी तक पैराबोला, सर्कल, यही जो दो फिगर पढ़ी है उसमें हमने यही पढ़ा डेफिनेशन में, या उसके क्या कहते हैं कंसेप्ट में, कि सर्कल क्या है, पैराबोला क्या है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जिसके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई थी। ठीक है, वैसे ही इलिप्स के अंदर है कि इलिप्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। अब क्या कंडीशन अप्लाई होगी, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स whose the sum of whose distance, जिनके डिस्टेंस का सम, जिनके डिस्टेंस का सम, लेकिन डिस्टेंस कहां से, the sum of whose distance from the two foci is always same, या इक्वल, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैंने मान लिया कि मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया बिल्कुल स्टार्टिंग में, जिसका इन दोनों से डिस्टेंस निकालने के बाद सम 10 आ रहा था। अब मेरे को वो सारे पॉइंट्स लेने हैं जिनका इन दो पॉइंट से डिस्टेंस निकालने के बाद और सम करने के बाद 10 आता हो डिस्टेंस। ठीक है, सम 10 आता हो, डिस्टेंस का सम 10 आता हो। तो अब जब मैं उन पॉइंट्स को बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसे रहेंगे। ठीक है, अगर यकीन ना हो तो तुम घर पे जाके एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और एक्सपेरिमेंट क्या है, कील ठोकना, ये एक कील, ये दूसरी कील, तो वो दो फिक्स पॉइंट का काम करेंगी तुम्हारा। ठीक है, देन इस पर थ्रेड टाई कर लेना और उसी थ्रेड को तोड़ करके थोड़ा मतलब ढीला रखना, बिल्कुल स्ट्रेच मत करना, थोड़ा ढीला ढाला रख के और यहाँ पर ला करके एस पे भी बांध देना। अब उन दोनों की जो नॉट होगी उसको एक डायरेक्शन में कर देना। ठीक है, क्योंकि मतलब अगर तुम यहाँ से ऐसे यहाँ पर आओगे उसके बाद लोगे तो वो एक राउंड अप हो जाएगा, तो थ्रेड छोटा हो जाएगा, तो फिर मत बोलना भैया आपने तो गलत बताया था। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में मतलब अपवर्ड ड्रॉ कर रहे होगे तो उस नॉट को ऊपर की डायरेक्शन में कर लेना, और जब नीचे की तरफ बनाने लगोगे तो नॉट को नीचे की तरफ कर लेना, और टाइट थोड़ी टाइट मतलब टाइट कह रहा हूँ, कीलों को थोड़ा टाइट गाड़ना ताकि वो हिले ना। ठीक है, तो मान लो तुमने ये जो था थ्रेड ऐसे बांध दिया। अब क्या करो, पेंसिल लो, पेन लो, जो तुम्हारे पास हो, दोनों हो तो दोनों भी ले सकते हो। अब क्या करो, किसी भी एक अभी कहीं से भी उठा लो, ऐसे थ्रेड लगाया, पेंसिल पेन मान लो स्ट्रेच कर दिया और स्ट्रेच हो गई, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तुम्हारा पॉइंट यहाँ पर है। अब देखो थ्रेड है तो पेंसिल तुम सरका सकते हो, थ्रेड अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा हो जाएगा, इस पे टूटेगा नहीं थ्रेड जो है वो टूटेगा नहीं, जस्ट स्क्रॉल होता जाएगा पेंसिल के अलोंग, तो वो कुछ 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 यहाँ से ऐसा बन जाएगा दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, अब देन जब नीचे की तरफ ड्रॉ करने लगोगे तो नॉट्स को नीचे कर लेना। ठीक है, जो उसकी नॉट्स होंगी यहाँ पे टाई करने के बाद जो नॉट्स आएंगी थ्रेड पर, उनको नीचे की डायरेक्शन में कर लेना, नहीं तो अगर नीचे नहीं किया तो दोनों तरफ से, नहीं तो वो छोटा हो जाएगा थ्रेड। देन फिर से वही प्रोसेस नीचे में भी, और जब तुम देखोगे तो वो इलिप्स वाली शेप बन रही होगी। और अब जब मैंने इस एक्सपेरिमेंट को करने का फायदा क्या हुआ, ध्यान से देखना पूरी, जब मैंने पेन या पेंसिल से इस फिगर को ड्रॉ करा तो उस टाइम पे मेरा थ्रेड छोटा हुआ नहीं, कहाँ हुआ, नहीं। थ्रेड छोटा नहीं हुआ, थ्रेड बड़ा हुआ ना, अपने आप कहीं से लंबा हो गया नहीं हुआ। तो इसका मतलब मैंने जितने भी पॉइंट्स लिए, जो जैसे मान लो ये वाला पॉइंट लिया, तो उस टाइम पर थ्रेड की पोजीशन कुछ ऐसी रही होगी, थ्रेड उतना ही लंबा है जितना मैंने ये लिया था, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इक्वल टू थ्रेड की लेंथ। और सेम इस पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस। अब इन हर पॉइंट्स के लिए सेम यही बात फॉलो हुई, तो इसका मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम द टू फोकाई इज ऑलवेज सेम। समझ में आया कैसे आया इलिप्स? तो एक बार ही हो सके तो घर पे करके देख लेना।
तो इलिप्स आई होप समझ में आ गया होगा, ये इलिप्स होता है जस्ट। अब बातें आ गई इलिप्स के पार्ट्स की। हम हर एक चीज में यही करते हुए चल रहे हैं, पहले उसकी डेफिनेशन समझते हैं, कंसेप्ट समझते हैं, देन उसके पार्ट समझते हैं, देन उसकी इक्वेशन एंड उसके ऊपर क्वेश्चंस। तो इलिप्स की कंसेप्ट समझ में आ गया इलिप्स का। नाउ उसके पार्ट्स। तो जो दो फिक्स्ड पॉइंट थे दैट इज नोन एज फोकाई। एक को फोकस बोलते हैं, दोनों को फोकाई बोलते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं फोकस नंबर 1 एंड फोकस नंबर 2। इन शॉर्ट इसको मैं F1 लिख सकता हूं और इन शॉर्ट इसको F2 लिख सकता हूं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो। ठीक है, तो इलिप्स के जो दो फिक्स्ड पॉइंट हमने लिए थे उसके कंसेप्ट या उसकी डेफिनेशन में दैट आर नोन एज फोकाई ऑफ द इलिप्स। नेक्स्ट इज लाइन। कौन सी लाइन? एक्सिस पासिंग थ्रू द टू फोकाई इज नोन एज एक्सिस ऑफ द इलिप्स। बट कौन सी एक्सिस? इलिप्स के अंदर दो एक्सिस होती हैं। जब तुम इस फिगर को ध्यान से देख रहे होगे तो मैंने क्या किया है, इसको लंबा कर दिया और ये थोड़ा छोटा है डिस्टेंस, जस्ट लाइक लंबा गुलाब जामुन। दिवाली में खाया होगा तुमने, खाया होगा। और गुलाब जामुन नहीं खाया है तो रेस ट्रैक्स देखे होंगे, वो भी कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं। या वो भी नहीं देखे हैं तो एटलीस्ट 10th क्लास तो पढ़ी होगी। और 10th क्लास के अंदर एक गुलाब जामुन वाला सवाल भी था, पता नहीं 10th में था कि 9th में था, किसी एक क्लास में था। और एक गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन भी था और एक रेस ट्रैक वाला क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा इतने सारे एग्जांपल देने के बाद तो इलिप्स कैसा कुछ होता है। तो जो इलिप्स होता है उसके अंदर जो ये दो लाइन से पास होने वाली, दो फोकस से पास होने वाली लाइन दैट इज नोन एज एक्सिस ऑफ इलिप्स। लेकिन इलिप्स के अंदर दो एक्सिस होती हैं, एक ये और एक इस लाइन पर परपेंडिकुलर। लेकिन कहां से पास होती है, क्यों होती है, वो सब अभी देखते हैं। तो दिस इज नोन एज मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। और मेजर एक्सिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस वाली एक्सिस की लेंथ बड़ी होती है। एंड द सेकंड वन इज नोन एज माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। अब माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स क्या होती है? तो द लाइन पासिंग थ्रू द center of the two foci and perpendicular to the major axis is known as minor axis of the ellipse. मेजर एक्सिस क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो दोनों फोकाई से पास होती है। सेकंड पॉइंट the line passing through the center of the two foci and perpendicular to the major axis is known as minor axis. ठीक है, the center of the two foci is known as center of ellipse, is known as center of ellipse. जल्दी तो नहीं हो रहा। The line passing through the two foci is known as major axis of the ellipse. The line passing through the center of the two foci is known as minor axis of the and perpendicular to the major axis is known as minor axis of the ellipse. Center of the two foci is known as center of ellipse. I hope समझ में आ गया होगा। इतनी बार बोलने के बाद तो समझ में आ जाना चाहिए। तो अब मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और सेंटर ऑफ इलिप्स के बाद बारी आती है कि नोटेशंस कैसी कैसी होती हैं, मतलब किसको हम कौन से कोऑर्डिनेट पे रखेंगे। और जैसा कि मैंने बोला था कि पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के अंदर कुछ पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं जो कि ओरिजिन पे लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ओरिजिन पे कौन होगा? तो सबसे पहला कि डिस्टेंस ऑफ फोकस या ये कहो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस आर रिप्रेजेंटेड बाय c,0 एंड -c,0। क्यों? या उससे पहले कि सेंटर इज ऑलवेज एट ओरिजिन। ठीक है, सबसे पहला कि सेंटर ऑफ इलिप्स इज ऑलवेज एट ओरिजिन। ठीक है, देन अब यहां से साफ साफ समझ में आ जाता है अगर सेंटर ओरिजिन पर है तो दिस इज मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस और माइनर एक्सिस इज वाई एक्सिस। मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज वाई एक्सिस। देन इसके बाद बारी आ जाती है फोकस की। तो दिस इज c,0 नोटेशन। फोकस का कोऑर्डिनेट हमेशा c,0 एंड -c,0 से लिखा जाता है। ठीक है, ये वाला कभी भी -c,0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये ऑब्वियस है क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। देन
मेजर एक्सिस, ये दो जो पॉइंट है ये दो रह गए, कौन कौन से, एक ये, दिस इज वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ इलिप्स। वर्टेक्स हमेशा मेजर एक्सिस पर होते हैं, इलिप्स के वर्टेक्स हमेशा मेजर एक्सिस पर होते हैं, कभी भी ये वर्टेक्स नहीं बोले जाते, माइनर एक्सिस वाले एंड पॉइंट जो है इलिप्स के वो वर्टेक्स नहीं बोले जाते। तो वर्टेक्स ऑफ इलिप्स आर ऑन मेजर एक्सिस, ठीक है। अब वर्टेक्स जो है उनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, a,0 एंड -a,0, जहां से मुझे साफ साफ क्या समझ में आया कि अगर का फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो c,0 है, तो दिस इंप्लाइज कि 0 से यहाँ तक का डिस्टेंस c है और यहाँ तक का डिस्टेंस भी c है। ये मत बोलना -c है, हम डिस्टेंस बोल रहे हैं, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज मैथ्स के टर्म्स में पॉजिटिव, ठीक है। देन ये वाला डिस्टेंस सेंटर से वर्टेक्स तक का दैट इज a एंड सेंटर से वर्टेक्स तक का a। देन लास्ट एंड फाइनल एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस आर हैव कोऑर्डिनेट्स 0, b एंड 0, -b, ठीक है, 0, b एंड 0, -b। अब वही बात फिर से आ जाती है कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, मतलब 0, 0 से 0b तक का डिस्टेंस, दिस इज b एंड दिस इज आल्सो b, ठीक है। तो अभी c, a एंड b क्या है वो समझ में आ गया होगा। a इज यहाँ पर क्या है, a इज व्हाट, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। देखो ये इलिप्स जो है इस पूरे के अंदर हम x एक्सिस को मेजर एक्सिस बोल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए काम की मेजर एक्सिस कितनी है जो इलिप्स के अंदर आ रही है, तो हमारे लिए मेजर एक्सिस की कितनी लेंथ काम की हुई जो इलिप्स के अंदर आ रही है, तो दैट इज टोटल लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और अब a क्या है, उसका आधा, क्योंकि अगर ये फोकस का सेंटर है और बाय सिमेट्रिसिटी, या जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट करा था स्टार्टिंग में, जो मैंने बताया था कि कैसे तुम घर पे बना सकते हो इलिप्स, वहां से क्या निकल के आता है कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू ये, यानी ये पूरी मेजर एक्सिस का हाफ है, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख भी रहा है, इलिप्स के अंदर सिमेट्रिसिटी होती है। तो a इज व्हाट, a इज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, a इज व्हाट, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली b इज व्हाट, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, and c is what, length of foci या focus, length of focus from origin, ठीक है। या ये कह सकते हो उससे बढ़िया, origin कहने से अच्छा है सेंटर ऑफ इलिप्स, क्योंकि हायर स्टडीज में जाकर के जो सेंटर होता है इलिप्स का वो ओरिजिन नहीं रहता है, ठीक है। तो बेस्ट इज व्हाट, कीप लेंथ ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलिप्स, ठीक है। ये सब समझ में आ गया होगा। देन हमारे पास अब बारी आती है इसके पार्ट्स पढ़ने के बाद, इलिप्स के पार्ट्स पढ़ने के बाद बारी आती है इक्वेशन ऑफ इलिप्स पढ़ने की, लेकिन वो करने के लिए हमें उससे पहले a, b एंड c के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। अब देखो, जैसा कि उससे पहले एक और बात कि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b व्हेन मेजर एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस। जब मेजर एक्सिस x एक्सिस होगी तब a जो है वो हमेशा b से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस है, अगर मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस है तो a इज ग्रेटर देन b, एंड व्हाट व्हेन मेजर एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस, देन b इज ग्रेटर देन a। सब बोलेंगे b इज ग्रेटर देन a, नहीं a तब उधर चला जाएगा, लेकिन a तब उधर चला जाएगा, तो देन आल्सो a इज ग्रेटर देन b, हमेशा, ठीक है। तो a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। तो अब चलो वो बात की बात है, कई लोग ये सोचेंगे कि फिर हम इलिप्स के अंदर जब इक्वेशंस आएंगे तब कैसे बता पाएंगे कि इसकी मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस है या y एक्सिस है। कईयों के मन में आया होगा, कईयों के मन में नहीं भी आया होगा, तो जिसके मन में आया होगा वो अभी थोड़ी देर शांत रहे और इधर ध्यान दे, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो वो भी बताऊंगा। तो अभी हमारे पास आता है कि रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, और इसका रिलेशन मैं पहले क्यों करवा रहा हूँ इक्वेशन से पहले, क्योंकि ये रिलेशन इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालते समय यूज होता है। तो इधर एक इलिप्स का बच्चा बना हुआ है, ठीक है, छोटा इलिप्स,
तो इस इलिप्स में मैंने क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, मैंने दो फोकस रिप्रेजेंट कर रखी है एंड एक पॉजिटिव वाई एक्सिस पर मेजर एक्सिस का मतलब इलिप्स का एंड रिप्रेजेंट कर रखा है, दैट इज 0b, और जो फोकाई के होते हैं कोऑर्डिनेट्स दैट इज C0 एंड -C0। ठीक है, अगर ना दिख रहा हो तो जूम कर ले। ठीक है, तो दिस इज व्हाट कि हमारे पास ये एक छोटा इलिप्स है जिसके अंदर अभी मेरे पास रिक्वायरमेंट के लिए क्या है, या उससे पहले एक सेकेंड, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी लिखने से पहले एक बहुत ही जरूरी नोट है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कई क्वेश्चंस के अंदर वो डायरेक्ट लग जाता है। जिन क्वेश्चनों को जैसे कंसेप्चुअल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ इलिप्स नहीं लगती है, वो तो बच्चे वाले सवाल हो जाते हैं जिनके अंदर डायरेक्ट हम कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स से या थोड़ा बहुत कुछ आइडिया लगता है। लेकिन जो बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वहां पर कई बारी जो अभी मैं नोट के अंदर पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं वो डायरेक्ट लग जाता है। तो वो क्या है, वो है कि क्या द सम ऑफ द डिस्टेंस asked in the definition of ellipse, या इलिप्स की डेफिनेशन मैं क्या कहना चाहता हूं बेसिकली कि इलिप्स के डेफिनेशन के अंदर जो मैंने सेम डिस्टेंस की जो मैंने सम को फिक्स किया था वो हमेशा इक्वल होता है किसके, द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस दैट इज 2a। ठीक है, तो नोट में क्या लिखना है कि द फिक्स्ड टर्म इन द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स इज ऑलवेज इक्वल टू द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्या लिखना है, द फिक्स्ड टर्म इन द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, तुम अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, ये जस्ट मेरे को रैंडम जिस टाइम पे जो लैंग्वेज आती है मैं वो बता देता हूं। ठीक है, बस मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो द फिक्स्ड टर्म एक्सप्लेन्ड इन द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स इज ऑलवेज इक्वल टू द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, दैट इज 2a, क्योंकि अगर मैंने ये a लिया है तो ये भी a हो गया और ये a हो गया तो a प्लस a इज 2a। ठीक है, जहां पर a को मैं क्या बोलता हूं, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप याद रहेगा सबको। क्या कि जो इलिप्स की डेफिनेशन के अंदर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स लेते समय हमने कंडीशन अप्लाई करी थी कि वो पॉइंट्स आएंगे जिनका डिस्टेंस फ्रॉम द टू फोकाई सम ऑफ whose distance from two foci is always same, तो वो सेम डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज इक्वल होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, दैट इज 2a, मतलब वो सम हमेशा 2a के इक्वल होता है। वो इलिप्स टू इलिप्स डिपेंड करता है कि उसके अंदर a कितना है, अगर a चेंज होगा तो वो फिक्स सम चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने जो स्टार्टिंग इलिप्स का अभी बताते समय मैंने बोला था कि जो सम है वो हमने कोई पॉइंट लिया वो 10 आया, तो उस टाइम पे a की वैल्यू 5 है। ठीक है, क्योंकि वो 2a होगा तो a की वैल्यू 5 हो गई। अगर किसी में वो फिक्स सम जो है वो 12 होगा देन a की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो वेरी करता है, इलिप्स टू इलिप्स वेरी करता है। ठीक है, तो अब बारी आ जाती है रिलेशन बिटवीन a b एंड c। तो ये इलिप्स दिख रहा होगा, मैंने बता भी चुका हूं कि मैंने ये वाला पॉइंट लिया 0,b, क्योंकि इस पॉइंट से करवाना बिल्कुल आसान है। मुझे जस्ट a b एंड c के बीच में रिलेशन निकालना है। मैं मुश्किल से मुश्किल पॉइंट भी ले सकता हूं इस इलिप्स के ऊपर, लेकिन उससे फायदा क्या, क्योंकि जब तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, मैथ्स कंसेप्ट को आसान बनाने के लिए होती है ना कि मुश्किल करने के लिए। ठीक है, तो मैं सबसे आसान पॉइंट लूंगा, सबसे आसान तरीके से आंसर निकाल दूंगा। कितनी लाइन है, 1 2 3 एंड चौथी में आंसर है। ठीक है, एंड एक लाइन फिगर की मान ले तो मान दो। ठीक है, तो 5 लाइन में आंसर है। तो एक पॉइंट है मेरा 0,b, दैट इज कि माइनर एक्सिस का एक एंड पॉइंट। दूसरा, दो मेरे फोकस हैं C,0 एंड -C,0, और जैसा कि सबको पता ही है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज A,0, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, एंड यहां से मेरे को समझ में आ जाता है कि मेरी सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ a है। अब अभी जो मैंने नोट बताया वहां से मुझे क्या पता चलता है, अगर ये पॉइंट मेरा m है, ये f1 एंड f2 दो फोकाई हैं, तो f1m प्लस f2m, इस m पॉइंट का मैंने इन दो फोकाई से डिस्टेंस निकाला, उनका सम करा, इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2a। अभी मैंने बताया था कि वो सम ऑलवेज इक्वल्स टू 2a होता है। अब वो सम 2a के इक्वल क्यों होता है, तो अभी इधर आ जाओ। तो वापस मैं एक और इलिप्स बना रहा हूं जो कि ठीक ठाक बन रहा है। तो ये दो मेरे फोकाई हैं। अब देखो, ये डिस्टेंस c है और ये डिस्टेंस भी c है।
ठीक है, एंड ये पूरा डिस्टेंस मेरा ए है, सेम इस साइड में। तो अभी देखो ध्यान से, अगर ये ए है ये सी है तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस कितना हुआ, ए माइनस सी। ठीक है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस फोकाई इज ए माइनस सी, प्लस में इस पॉइंट का सम फ्रॉम दिस फोकाई, तो डेट इज ए प्लस सी, तो दिस इज ए प्लस सी, और सी से सी कैंसिल आउट हो गया तो 2a। तो जो फिक्स सम है वो हमेशा 2a के इक्वल होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट नोट याद कर लो, नहीं तो ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, f1m प्लस f2m इज इक्वल टू 2a, f1m प्लस f2m इज इक्वल टू 2a। देन मेरे पास तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट थे, तो मैंने f1m डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लिया, दैट इज -c -0 या 0 माइनस ऑफ -c, कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, किसी को भी x1 y1 मानो, किसी को भी x2 y2 मानो, एंड यहां से डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस निकाला, देन जब मैंने देखा तो ये सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, तो ये इसका ट्वाइस हो गया, ट्वाइस इज इक्वल टू 2a, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये स्क्वायर उधर गया, दैट इज सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो रिलेशन बिटवीन a b एंड c इज व्हाट, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इन इलिप्स। अब कई बच्चे कराते समय याद कर लेते हैं, सेम विथ मी था कि मैंने याद कर लिया था, प्रैक्टिस करते टाइम भी याद रहा था, आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1 मंथ या 2 मंथ हर कोई भूल जाता है। अगर रिवीजन ना हो तो, या उसके क्वेश्चंस ना कर रहे हो, या उसके कॉन्सेप्ट्स को रोज ना दोहरा रहे हो, तो हर बच्चा इसे भूल जाता है। तो जैसा कि तुमने छोटी क्लासेस में पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए कोई रिदम पढ़ी होगी, वैसे यहाँ पे भी रिदम है। क्या, जैसा कि तुम्हें इस फिगर के अंदर से दिख रहा है कि a इज मैक्सिमम डिस्टेंस और b एंड c उससे छोटे हैं, दोनों ही छोटे होंगे हमेशा, b और c जो है वो a से हमेशा छोटे होंगे, तो दो छोटे वालों का स्क्वायर का सम इज ऑलवेज इक्वल टू बड़े वाले का स्क्वायर का सम। मतलब बड़ा वाला अलग होगा, छोटे वाले दो अलग होंगे, छोटे वाले का सम होगा तब जाके बड़े वाले के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, याद रखना, सिमिलर टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जैसा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, जहां पर बेस एंड परपेंडिकुलर सी एंड बी है, एंड ए इज मैक्सिमम हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में भी यही होता है, हाइपोटेन्यूज इज द ग्रेटेस्ट साइड, तो सबसे बड़ी वाली का सम इक्वल्स टू सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दो छोटी वाली के स्क्वायर का सम। ठीक है, याद ना रहे तो ये रिदम है क्या, कि दो छोटे वाले एक तरफ, बड़ा वाला एक तरफ। ठीक है, आई होप याद हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स। वैसे यहाँ लिखा हुआ है, अगर तुम चाहो तो रोक करके एक बार ही देख सकते हो, लेकिन हम करेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में। तब तक तुम्हारा काम क्या है, सर्कल अच्छे से पढ़ो, पैराबोला अच्छे से पढ़ो, इलिप्स का जितना बता दिया कंसेप्ट वो अच्छे से पढ़ो, एंड लास्ट एंड फाइनल उसका जो रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो याद रखना। तो तब तक के लिए धन्यवाद।